हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो अगर आप इस बार 2025 में टेस्ट देने वाले हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग पीटी के लिए यहाँ पर कर रहे हैं टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे ये विजन आईएएस का टेस्ट है। तो आज टेस्ट नंबर शुरू हो रहा है ये। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। और देखिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग एक बार ऐसा करेंगे कि जितने लोग भी हैं सभी लोग वीडियो के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और अगर हो सके तो इसका नोट्स भी जरूर बना के रखिए, मतलब जो भी कोई इंपॉर्टेंट लगे इसमें से उसको, ठीक है। और अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके एग्जाम आते आते आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे। आप जाइए, प्ले लिस्ट ओपन करिए और जितने भी पीछे टेस्ट हुआ है उन सब का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, रिविजन करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। वही दूसरा है, संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर एक का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है कि संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा कहता है, संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान नहीं करते। दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें से, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान व्यक्ति को नैतिक पहचान भी प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे, ओनली वन होगा इसमें से। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध हैं? हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। और दूसरा है, यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा कर देना किया जाना अनिवार्य है। और तीसरा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर टू देखिए ध्यान से और इसका आंसर करिए। तो देखेंगे, हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। तो देखिए, पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में देखे होंगे तो इसमें क्या होगा कि हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि वह कोई भी ऐसा वक्तव्य बोल देते हैं जो कि राष्ट्र के खिलाफ हो जाता है। तो उन लोग के लिए 3-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए इसे बनाया जाता है, जो कि 3 महीने का होता है। और उसको समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, उनको बताना भी जरूरी नहीं हो पाता है। वही दूसरा कहता है, यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत से अधिकृत नहीं करता है तो व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा होने का अधिकार है। हालांकि यह प्रावधान केवल उस स्थिति के उपबंधित किया गया है जब व्यक्ति को सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो तब, लेकिन जब निवारक निरोध कानून के मामले में लागू ये सब नहीं होता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। वही तीसरा कथन इसमें देखेंगे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा, तो ये कथन सही हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा कथन गलत और तीसरा कथन सही है। कुल मिलाकर इसमें केवल एक कथन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली वन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है, विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है। दूसरा है, ये किसी विधि कोई संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं। और तीसरा है, ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं। और ऑप्शन डी है कि सभी कथन, यानी कि ए, बी और सी डीपीएसपी की विशेषताएं हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए विधि निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का दायित्व है, बिल्कुल ठीक है। ये किसी विधि की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की सहायता करते हैं, तो ये भी ठीक है। ये कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के स्वेच्छाचारी विधियों पर अंकुश के रूप में कार्य करते हैं, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ये कथन जो क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? यह एक विचारधारा है जो लिखित संविधान की सर्वोच्चता को बढ़ावा देती है। दूसरा है, इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक देश में संविधान अनिवार्य है। तीसरा है, इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। और चौथा है, इसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ हस्तांतरणीय अधिकार प्रदान किए जाते हैं। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। तो इसमें सी कथन सही है। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि सरकार अपने प्राधिकार मूल विधि से प्राप्त करती है और ये प्राधिकार इसके द्वारा ही सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अमृत के उद्देश्य है? चलिए, हिमालयी नदियों के जल को स्वच्छ करना, या तो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना, तीसरा है निर्धनतम लोगों के लिए घर बनाना, और चौथा है महानगरों की सड़कों को साफ करना। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मूल उद्देश्य है? डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है। स्थिति और अवसर की समता, राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, आस्था की स्वतंत्रता। चलिए बताइए, डीपीएसपी आपको पता होगा। डीपीएसपी भाग कौन से में है? भाग 4 में है। 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है। ठीक है, राज्य के ऊपर होता है इसको परिवर्तनीय लाएं न लाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। तो इसमें हो जाएगा, इसका मूल उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे 2003 के 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से गठित किया गया था। दूसरा है, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है, किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए, 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। तीसरा है, किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित समाजवादी सिद्धांतों में से कितने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं? पहला है, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और इन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। तीसरा है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। कौन सा कथन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, ये तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। तो देखेंगे ये 39 के ए में है, बिल्कुल सही है। वही ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ये कौन से अनुच्छेद में है? वे देखेंगे तीसरा वाला, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता प्रदान
सहायता का प्रावधान करना, तो ये तीसरा भी कथन सही हो जाएगा, तीसरा वाला जो कि किस में है, अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा कथन हटा देंगे। क्या पूछ रहा है, समाजवादी की बात कर रहा था, तो समाजवादी में ये अनुच्छेद 40 था जो कि समाजवादी में नहीं आता है, तो 39 का ए आता है और 42 आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, मतलब दो कथन सही हुए हैं, दो कथन ना, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। समाजवादी की बात कर रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कितने निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। पहला है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, दूसरा है समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, तीसरा है आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जब जो तत्व जोड़े गए थे उसको बताना है। चलिए देखिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, तो ये देखिए बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना ये था, और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, तो ये भी हो जाएगा 39 ए में है। और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, तो तीसरा वाला हटा देंगे। कुल मिलाकर इसमें दो कथन सही हैं, दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार पारित किए गए विधेयक के माध्यम से दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। संसद में साधारण बहुमत से, दोनों राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से, संसद में विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा पुष्टि किए जाने से, या राष्ट्रपति के संकल्प से। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर मतलब ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में हिमालयन वुल्फ सुर्खियों में था। इस संदर्भ में हिमालयन वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला है, यह भारत में पाई जाने वाली भेड़िए की एकमात्र प्रजाति है। दूसरा है, यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। और तीसरा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की संघ IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या तो ऑप्शन डी, ABC, तीन सभी कथन सही नहीं है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। हिमालयन वुल्फ के बारे में बात कर रहा था। हिमालयन वुल्फ, देखिए हिमालयन वुल्फ ये हिमालयी भेड़ियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी की, ये संलग्न विभिन्न देशों में पाए जाते हैं, जिनमें भारत, नेपाल और तिब्बत के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, ABC मतलब में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अब। CBI के बारे में क्या होता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कथनों पर विचार कीजिए। इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। और दूसरा, यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। और तीसरा, यह भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। कितने सही हैं इसमें से, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या तो तीनों कथन। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर है ये 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। कह रहा है कि इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। क्या सही है? ठीक है, और ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। किसके अधीन कार्य करती है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। देखिए, कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यह भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है, तो ये सही है। कुल मिलाकर पहला सही है और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही होने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश एनजी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरा है इस मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंसान इंजन लगे हुए हैं, और तीसरा है कि इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है, और चौथा है कि इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार? 13 नंबर, 13 नंबर बताइए। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है और चौथा कथन सही है। क्या कह रहा है कि आकाश एनजी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, और इस मिसाइल प्रणाली को स्थिर और चालित दोनों प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, केवल 2 कथन सही हुआ है। चलिए 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निकाय दिया है, अध्यक्ष दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री, नीति आयोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्रीय गृह मंत्री। कितने सही हैं इसमें से? बताइए कितने सही होंगे। तो देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवादों टकराव किससे संबंधित है? आई आर कोल्ले वाद 2007, गोलकनाथ वाद 1967, मेनका गांधी वाद 1980, मिनर्वा मिल्स 1980। केवल 2, केवल 3, सभी 4 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इसमें दूसरा कथन सही है गोलकनाथ वाद का, और चौथा है मिनर्वा मिल्स वाद का। ठीक है, पहला देखिए ये 2007 का था, आर्य कोल्वे, इसको हटा देंगे, मेनका गांधी का हटा देंगे। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर लगाएंगे इसमें ए लगा देंगे। ठीक है, ए लगाएंगे, ओनली 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्या है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती। उपयुक्त में से कितने अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। तो देखेंगे इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा भी कथन गलत है, मतलब तीसरा वाला, और दूसरा कथन ठीक है, मतलब कि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प होते हैं? पहला है वह विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है, दूसरा है वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और तीसरा है वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, ये सही है। स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये दोनों कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा, ओनली 1 हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह परिभाषित या स्पष्ट नहीं किया है।
कि ठीक है, कि संविधान की मूल संरचना में कैसे करना है परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी द्वारा किए जाते हैं? अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षोपायों से संबंधित संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। दूसरा है आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपायों प्रदान करना। तीसरा है अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। कितने सही होंगे? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या तो एक दो तीन? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है 19, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। तो अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना सही है। दूसरा है आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपायों प्रदान करना, ठीक है। तीसरा है अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना, सही है। कुल मिलाकर देखेंगे तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी में था कि एक दो तीन, सभी के सभी कथन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरे शब्दों में इसके तहत पृथक रूप में गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडियन सेंट्रल को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एक लघु संसद के रूप में कार्य करती रही थी। उपयुक्त परिच्छेदों द्वारा बताइए कौन सा कथन सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1919? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। तो देखिए ये परिच्छेद जो बात किया गया है, ये चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में बात किया गया। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? समानता के अभाव में स्वतंत्रता से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। दूसरा है समानता स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए बाधक है। तीसरा है स्वतंत्रता और समानता परस्पर अनन्य है, एक का दूसरे के साथ सह अस्तित्व नहीं हो सकता है। और तीसरा है समानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, जबकि स्वतंत्रता से सभी को लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये हो जाएगा समानता के अभाव में स्वतंत्रता के से अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 बिल्कुल करेक्ट है। 22, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शब्दावली हाल ही में सुर्खियों में था। बताना है किसके बारे में यह है? किसमें पोतों के सुरक्षित नौसंचालन में सहायता करना है? हिंद महासागर, लाल सागर, दक्षिण चीन सागर या बाल्टिक सागर? अब पता चल गया ये पोत के बारे में बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा लाल सागर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल सागर। चलिए 23 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभाएं, विधान परिषद उपयुक्त में से कितने सभी संविधान संशोधन प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या तो सभी 5? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे। देखिए संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जो होता है संविधान संशोधन करने का तरीका, ठीक है। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो चलिए ध्यान देंगे, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर संसद की भूमिका होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि बी लगा देंगे। इसमें तीन लोगों का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीबीसी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा करता है, और सीबीसी के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो
पद पर बने रहते हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सीबीसी को हटा सकती है। कौन सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखेंगे इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन लेकिन गलत है। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ये 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। वही तीसरा है कि राष्ट्रपति सीधे कदाचार या क्षमता के आधार पर सीबीसी को हटा भी सकता है, तो तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 2 कथन सही हैं इसमें से। चलिए 25 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में है। केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरा है राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं। और तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच करों और संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है। कितने सही होंगे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 25। केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए ध्यान देंगे। तो कह रहा है केंद्र को किसी भी विषय पर राज्य को कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है, पहला कथन सही। दूसरा कह रहा है राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां निलंबित कर दी जाती हैं, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जाता है। तीसरा है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित करने की शक्ति संसद में निहित होती है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। ठीक है, तो ये जब राष्ट्रपति आपातकाल के दूसरा के प्रवर्तन में जब राष्ट्रपति करता है तब। ठीक है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा गलत, पहला सही। तो इसमें एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली वन होगा। तो चलिए आज के लिए 25 क्वेश्चन है, और इसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपीएससी के जितने भी टेस्ट हैं उन सभी टेस्ट को दिया करिए आप सभी लोग, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अपना लेवल थोड़ा हाई मिलेगा। ठीक है, दूसरों के कंपेरिजन में आप थोड़े ऊपर रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।